फॉर योर अपकमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 1 देख लिया था, तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज देख लेना है और अच्छी तरीके से आपको इस टॉपिक को एक बारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। सो आपका जो पेपर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 2 जो होता है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। पेपर 1 आपका डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर बेस्ड होता है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सो इन पर आपका पेपर 1 होता है। सो पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर से हमको पता लगता है कि हम आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताते हैं, किस तरीके से आपको एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस होते हैं उसको किस तरीके से इनकरेक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। देन नोट्स, नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि आपके इंटरव्यू में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट। देन मॉक टेस्ट आपको सारे यूनिट्स पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपका जो पेपर 1 के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सो उस पर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे यूनिट्स पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। एंड फाइनली 3000 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। तो इस पीडीएफ में हमें 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपकी रिवीजन होती है। सो इस तरीके से हम आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। सो याद रखना है, पेपर 1 की सारी गारंटी हमारी होती है, हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको पेपर 1 में बताते हैं। सो याद रखना है, पेपर 1 को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है। आप वहां से 1 क्लिक में ही हमारे इस रिसर्च में, हमारे इस पेपर 1 के जो कंप्लीट कोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो मैं आपको जल्दी से स्लाइड में बता दूं कि हमारे जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका पेपर 1 होता है, तो उसके लिए हम आपको जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखने मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पेपर 1 आपका सारे यूनिट्स आपके, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड करंट अफेयर, इससे आपको पेपर 1 में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जिसमें हम आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। थियरी पहले आपको थियरी वीडियो लेक्चर्स देखना है, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर देखना है, जिसमें हम आपको बताते हैं सारी स्ट्रेटेजीज कि किस तरीके से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन नोट्स, नोट्स हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन कर रखा है। आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो साइमल्टेनियसली आपको नोट्स भी रिफर करना है। और याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने नोट्स में हाईलाइट कर आपको बताया, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। आपको उन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। देन मॉक टेस्ट, आपको सारे यूनिट्स पर मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है। एंड 3000 प्लस एमसीक्यू रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। इसको आपको एग्जाम के 3 to 4 डेज पहले एक बार अच्छी तरीके से रीड कर लेना है इस पीडीएफ को। सो इस तरीके से आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर 1 होता है उसके प्रिपरेशंस को करना है। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो इस तरीके से हमारा लोगो है, ये हमारे ऐप का लोगो है। सो इसी ऐप पर जाकर आपको स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। So that's it and let's begin with the MCQs. An example for scientific knowledge is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किस ऑप्शन में साइंटिफिक नॉलेज का एग्जाम्पल गिवन है। सो हियर साइंटिफिक नॉलेज मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमें मिलती है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, सोशल बिलीव्स। सोशल बिलीव्स मीन सोसाइटी की बिलीव्स, वो चीजें जिन पर सोसाइटी बिलीव करती है। सो हियर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और यू कैन से वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ। सो यहाँ पर इन सारी चीजों पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते हो और ना ही इनको डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑन existence of God, और यू कैन से जो रिलीजियस बिलीव्स पर बेस्ड स्टडी होती है उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। अगेन थियोलॉजी पर आप डायरेक्ट यहाँ पर
आप ऑब्जर्वेशंस नहीं कर सकते हो और ना ही इन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स. सो यहाँ पर यस, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, जहां पर आप लैब्स या रियल लाइफ के फैक्ट्स पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो और उस चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो. सो हियर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक नॉलेज. ओके, फिर जहां पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हो, उस चीजों को एनालाइज करते हो, जहां पर आपको न्यू इंफॉर्मेशन और आप कुछ न्यू नॉलेज गेन करते हो. सो here option C is the right answer, laboratory and field experiments. Okay, next. A research instrument giving inconsistent results has. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट देता है उसे हम क्या कहते हैं. सो हियर इनकंसिस्टेंट मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपका एक्चुअल वेट है 70, ओके, और आपने वेइंग मशीन में आपने वेट किया और आपका वेट आ रहा है 60. देन आपने सेकेंड टाइम वेट किया, सो आपका आ रहा है 40. आपने थर्ड टाइम वेट किया तो आपका आ रहा है 50. सो आप देख रहे हो हर बार आपको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, सेम नहीं मिल रहे. ओके, आपने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये वेट किया अपना. ओके, थ्री टाइम्स आपने वेट किया और तीनों भी टाइम आपका वेट अलग अलग आ रहा है. दैट इज नोन एज इनकंसिस्टेंस. और इनकंसिस्टेंस जब रिजल्ट आते हैं उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन ए, हाई रिलायबिलिटी. हाई रिलायबिलिटी मींस जहां पर आपको, आपने जितने भी बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको सेम ही मेजरमेंट आएगा. सो आपने यहाँ पर मेजर किया, आपने 3 टाइम्स मेजर किया और तीनों भी टाइम आपको आया 55, 55 एंड 55 वेट. दैट मीन्स हियर ये मशीन जो है इट इज highly reliable. Okay, then we have option B, high validity. High validity means आपका actual weight 70 है और आपने वेट किया weighing machine पर, so आपका भी वेट आ रहा है 70. मीन्स यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट 70 था एंड आपको जो रिजल्ट आ रहा है वो 70, मीन्स इक्वल वैल्यू आनी चाहिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाई वैलिडिटी. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया इनकंसिस्टेंट रिजल्ट हमें जब मिलते हैं, हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं. सो यस, जब इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं मीन्स अलग अलग हर टाइम रिजल्ट मिलते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, सो उसे हम कहते हैं लो रिलायबिलिटी. सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A research problem is primarily chosen depending upon. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली किस फैक्टर्स पर चूज करते हैं. सो हियर ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. नो स्टूडेंट्स, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज उस रिसर्च में कितने मनी स्पेंड हो गया उस बेसिस पर हम रिसर्च प्रॉब्लम को चूज नहीं करते. यस, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए, बट ये मेन फैक्टर नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर प्राइमरीली वर्ड मीन्स मेन फैक्टर. ये मेन फैक्टर नहीं होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने के लिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर. सो हियर अवेलेबिलिटी ऑफ लिटरेचर मीन्स कुछ टॉपिक्स पर पहले से ही स्टडी हो गई है जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है आर्टिकल्स, जर्नल्स और पेपर्स में. ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम चूज करने के लिए जो पहले से ही स्टडी की गई है उन टॉपिक्स पर रिसर्च प्रॉब्लम चूज नहीं कर सकते. जैसे बिकॉज रिसर्च का मेन एम और यू कैन से गोल ही होता है कि कुछ न्यू प्रॉब्लम पर स्टडी करे और यू कैन से कोई न्यू एरिया को एक्सप्लोर करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. Then here option A, its relevance. So yes, it is the correct option. So here relevance means वो research problem कितनी important होनी चाहिए. Okay, important और you can say कितनी useful और कितनी beneficial होना चाहिए. जैसे for example कोविड डिसीज. ओके, कोविड-19 वायरस और यू कैन से कोविड डिसीज. सो कोविड डिसीज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था और उसका एप्लीकेशन देखना था बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल और ये सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल था. दैट्स व्हाई हियर हम रिसर्च प्रॉब्लम मेनली और प्राइमरीली चूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स रेलिवेंस. सो यस, हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक किस ऑप्शन में गिवन है ये फाइंड आउट करना है। सो हियर ऑप्शन ए, इट कैन बी रेप्लिकेटेड एंड डुएबल। सो यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज जो भी रिसर्चर ने पहले रिसर्च किया होगा उस रिसर्च को दूसरे रिसर्चर रिपीट करते हैं ताकि उस रिसर्च से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू क्वेश्चन डेवलप हो सके। सो यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च और दिस इज नोन एज replication. Okay, so replication, it is the one of the most important characteristic of research. That's why here option A is correct. Then option B, it generates new questions or is cyclical in nature. So students, remember this is known as cyclicality. Okay, cyclicality means जहाँ पर आप अपनी रिसर्च को एक साइकिल में परफॉर्म करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और एक प्रॉब्लम पर एंड होती है। सो आप जब भी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च परफॉर्म करते हो तो आपको उस प्रॉब्लम पर एक सोल्यूशन मिलता है। सो आपका सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है, आपके सोल्यूशन से ही आपको एक न्यू प्रॉब्लम मिलता है और अब उस सोल्यूशन से ही आपको एक प्रॉब्लम मिलता है। सो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फिर से रिसर्च करते हो। दिस इज नोन एज साइक्लिकलिटी. So yes, again here option B is the characteristic of good research. Then here option C, it is systematic. Yes, here option C is also correct. आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, मीन्स आपको रिसर्च में और अपनी रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और यू कैन से एक सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ना कि रैंडमली उस रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, ना कि जिगजैग मैनर में परफॉर्म करते हैं। आप कैसे भी रिसर्च को परफॉर्म नहीं करते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च। सो यस, हियर ऑप्शन सी इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रिफर्स टू. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सटर्नल वैलिडिटी की करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है. So here validity, as you know, it is the characteristic in research, or external validity, it is the type of validity. Okay, so here what is external validity? So external validity क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे रिसर्चर को एक लार्ज पॉपुलेशन पर रिसर्चर ने एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल पॉपुलेशन पर रिसर्च किया, ये देखने के लिए कि स्मोकिंग कॉज कर रहा है लंग कैंसर या नहीं. ओके, सो रिसर्चर का ये रिजल्ट आया कि ये स्मोकिंग कॉजेस लंग कैंसर. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिसर्चर ने एक स्मॉल पार्ट पर ही रिसर्च किया, नॉट के पूरी पॉपुलेशन पर. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर का जो रिजल्ट आया है, ये देखना है रिसर्चर को कि ये बाकी पॉपुलेशन पर भी ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, कि बाकी लोग भी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं सो उनका लंग के अफेक्ट कर रहा है या नहीं. ओके, सो अगर ये जो रिजल्ट है ये बाकी पॉपुलेशन पर भी रिसर्चर अप्लाई कर रहा है, सो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल वैलिडिटी. सो एक्सटर्नल वैलिडिटी किससे डील करता है, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट से. ओके, सो हियर इन दिस क्वेश्चन, external validity means extent of generalizability that results provide. So here option C is the right answer. Then we have option A, methods used in the study. No students, here option A is not the correct definition of external validity. Then option B, relation of research problem with researcher's personal life. Again, obviously option B is incorrect. So here option C is the right answer. Okay, next. Identify the features of the scientific method from the following list. So students, इस क्वेश्चन में हमें scientific method के characteristic find out करने हैं. So here option A, clearly defined variables and procedure. So remember students, this is known as systematics. Okay, means आपको अपनी research systematic way से perform करनी चाहिए. आपको जो भी आपके research में variables है आपको proper define करने चाहिए और आपको आपकी जो रिसर्च होती है आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और यू कैन से सर्टेन स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च. सो यस, हियर ऑप्शन ए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. देन हियर बी, empirically tested hypothesis. This is known as empirical. Okay, so friends, here
Empirical tested hypothesis means आपको आपकी रिसर्च, आपके ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए, ना कि किसी की कही सुनी बातों पर आपको आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहिए. That's why here option C is also a characteristic of scientific method. Then option C, linguistic justification of conclusions. So here linguistic means language. Okay, means आपको आपकी कंक्लूजन्स, आप जब भी आपके कंक्लूजन्स फॉर्म करते हो तो आप आपकी लैंग्वेज कैसे जस्टिफाई करते हो, कैसे, मीन्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, इट इज द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. Okay, that's why here option C is incorrect. So here correct option is option D. Both A and B are the characteristics of the scientific method. Okay, next question. Identify the characteristics of a good research topic. So students, इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें गुड रिसर्च टॉपिक के फीचर्स गिवन है. So here option A, the topic is researchable. So yes, it is the characteristic of good research topic, जहाँ पर आपकी रिसर्च का टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सके, ना कि आपका रिसर्च टॉपिक अनरिसर्चेबल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर गॉड के बारे में फाइंड आउट करना है या फिर आपको सोल के बारे में फाइंड आउट करना है, सो आप इन टॉपिक पर आप रिसर्च नहीं परफॉर्म कर सकते हो, ना ही इन टॉपिक को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हो, और ना ही इन टॉपिक पर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आप रिसर्चेबल होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन ऑप्शन बी, द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग. So yes, again here option B is also the characteristic of good research topic, जहाँ पर आप जो भी रिसर्च, अपनी रिसर्च में जो टॉपिक चूज करते हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. बिकॉज आपका जो रिसर्च होता है वो एक दिन 2 दिन का नहीं होता है, आपको 3 to 4 years आपको आपके रिसर्च में देना पड़ता है, आपके PhD प्रोग्राम में देना पड़ता है. इसीलिए आपका जो रिसर्च टॉपिक होता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर होना चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, द टॉपिक इज सिग्निफिकेंट. सो हियर सिग्निफिकेंट मीन्स बेनिफिशियल. ओके, मीन्स आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक और यू कैन से फीचर ऑफ good research topic. So here option D is the right answer, because here all the 3 options are the feature of good research topic. Next question. A research finding is authentic if it's. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग को हम ट्रू कब कहेंगे. ओके, सो हियर ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, और यू कैन से रिसर्च फाइंडिंग हमारी सही कब होगी. सो लेट्स सी ऑप्शन ए, वैलिड. वैलिड, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. मीन्स आपको जो एक्चुअल में मेजर करना था कि आपकी रिसर्च उस चीज को एक्चुअल में मेजर कर पा रही है. सो अगर वो मेजर कर पा रही है दैट इज नोन एज वैलिड. सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग वैलिड होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आपको आपकी रिसर्च में सम प्रोसीजर और यू कैन से सम स्टेप्स फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च, ना कि रिसर्चर को आपकी प्रेफरेंस को आगे रखना चाहिए, रिसर्चर को उनकी प्रेफरेंस को, और रिसर्चर को यहाँ पर बायस भी नहीं होने चाहिए. ओके, सो यस, आपकी रिसर्च फाइंडिंग ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. देन हियर ऑप्शन सी, ओरिजिनल. सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट रिसर्च फाइंडिंग. सो आपकी रिसर्च, आप जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हो, रिसर्च की डेफिनेशन ही ये होती है कि कुछ न्यू थियोरीज, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडियाज को डेवलप करे. सो रिमेंबर स्टूडेंट, जो भी चीज न्यू होती है वो ओरिजिनल होती है. That's why here option C is also correct about research finding. So here correct option is option D, all the above. Moving on to the next question. Dash validity assesses whether the test looks valid to the readers who read it. So students, here validity, it is the one of the characteristic in research. और वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा एक्सटर्नल वैलिडिटी, और यहाँ पर आपको गिवन है फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी. सो दीज आर द टाइप्स इन वैलिडिटी. ओके, सो हियर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसके अपीयरेंस से ही और जिसको देखते ही आप गेस कर लेते हो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है. सो उस वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं. सो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक टेस्ट टीचर ने दिया है और यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स गिवन है आपको. ओके, sin थीटा प्लस cos थीटा. सो यहाँ पर
आप इस टेस्ट को देखते ही आप बता दोगे कि ये मैथ्स का टेस्ट है। ओके, तो जहां पर आप कोई मैटर को देखते ही आप गेस कर लेते हो ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी, जिसके आप अपीयरेंस से ही आप गेस कर लेते हो। वेर एज व्हाट इज कंटेंट वैलिडिटी? कंटेंट वैलिडिटी मीन्स यहाँ पर आपको टीचर ने दिया है कि ये एल्जिब्रा का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज रिलेटेड विथ ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ज्योमेट्री सब्जेक्ट के टर्म से। ओके, सो यहाँ पर टीचर ने आपको टेस्ट अलजेब्रा का दिया है लेकिन कंटेंट तो ज्योमेट्री का है, दैट मीन्स यहाँ पर कंटेंट इनकरेक्ट है। सो जब कंटेंट इनकरेक्ट होगा दैट इज नोन एज कंटेंट वैलिडिटी। ओके, सो यस, आप ऐसा मैटर और ऐसा कंटेंट जिसको आप देखते ही गेस देखते ही गेस करते हो, उसके अपीयरेंस से ही जानते हो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following indicators best indicates the credibility of the published research? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी रिसर्चर के पब्लिश्ड रिसर्च के क्रेडिबिलिटी को और ट्रस्ट को बढ़ाता है। सो हियर क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्रस्ट। So let's look at option A, institutional affiliation of the author. So here affiliation means position. So यहाँ पर रिसर्चर की पोजीशन से क्या आप उस रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च को ट्रस्ट करते हो कि वो रिसर्चर कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है? नो, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। Then here option C, date of publication. Again here option C is incorrect because आप किसी भी रिसर्चर के पब्लिश रिसर्च की डेट ऑफ पब्लिकेशन से उस रिसर्च को ट्रस्ट नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च ने कोई टॉपिक पर पहले से ही रिसर्च किया और किसी की रिसेंट रिसर्च है, so that's why here date of publication is not matter, is not the factor in credibility. That's why here option C is incorrect. Then option D, number of references. So yes, number of references means किसी रिसर्च ने अपने रिसर्च में 20 रेफरेंसेस लिया है और किसी ने 40 रेफरेंसेस लिया है। सो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जिसने 40 रेफरेंसेस लिया है उसकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, जिसने 20 लिया है उनकी रिसर्च पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो। नो, नंबर ऑफ रेफरेंसेस इज नॉट द फैक्टर। अगेन हियर ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो हियर ऑप्शन बी, whether a journal article is peer reviewed. So yes, it is the correct, because आप जब भी अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हो जर्नल्स आर्टिकल्स में, सो वो अननोन लोगों को सेंड किया जाता है और वो आपके रिसर्च टॉपिक और आपको कमेंट करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि इफ योर रिसर्च इज ऑथेंटिक और नॉट, कि आपकी रिसर्च सही है या नहीं है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, whether a journal article is peer reviewed. So students, I hope the characteristic of research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow.